गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम किशन दवे है। मैं जीपीसी बाड़मेर में लेक्चरर मैकेनिकल के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे। आज के कोर्स का डिस्कशन रहेगा रेफ्रिजरेशन क्या होता है, इसकी नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या है, रेफ्रिजरेंट क्या होता है और सबसे लास्ट में हम देखेंगे सीओपी क्या है। पहले हम स्टार्ट करते हैं रेफ्रिजरेशन यानी कि प्रशीतन से। रेफ्रिजरेशन यानी कि प्रशीतन। प्रशीतन किसी भी बंद जगह के तापमान को वातावरण की अपेक्षाकृत कम बनाए रखने की प्रक्रिया प्रशीतन कहलाती है। किसी भी बंद जगह के तापमान को वातावरण से कम मेंटेन रखना, ये क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कोई बंद जगह यानी कि क्लोज्ड स्पेस है। मान लेते हैं कि इसका तापमान, इसका इनिशियल तापमान T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस है और जो इसके चारों ओर का वातावरण है, सराउंडिंग है, उसका तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस। लेट्स से 25 डिग्री सेल्सियस TS यानी कि सराउंडिंग वातावरण तापमान। तो अगर इस स्पेस को हम वातावरण में ऐसे खुला छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा, ऊष्मा का प्राकृतिक प्रवाह कहां से कहां होता है, उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट फ्लो होगी। हीट फ्लो होने के बाद कुछ टाइम बाद इसका तापमान कितना हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। प्राकृतिक अवस्था में तो यही होगा, उच्च तापमान से निम्न तापमान पर हीट का प्रवाह होगा और साम्यावस्था की अवस्था में कुछ समय बाद ही वातावरण के तापमान के बराबर इसका तापमान हो जाएगा। ये कंडीशन होगी। बट अगर इस क्लोज स्पेस का तापमान आपको 0 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रखना है या वातावरण से कम 25 से कम यानी कि हो सकता है लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस की आपको मेंटेन रखना है, तो ये जो प्रोसेस होगा स्पेस का तापमान सराउंडिंग से कम मेंटेन रखना, ये क्या कहलाएगा, रेफ्रिजरेशन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए बाहर से हीट अंदर आ रही है, तो अगर जो हीट बाहर से अंदर आ रही है उसको अपन बाहर निकालते हैं वापस अंदर से बाहर की तरफ, यानी कि हीट को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, हीट को अवशोषित कर रहे हैं। तो जो हीट अंदर जा रही है उसको अपन बाहर निकालते हैं, अवशोषित करते हैं, तो क्या होगा, इसका तापमान मेंटेन रहेगा। जितनी हीट बाहर से अंदर जा रही है उतनी हीट अपन पहले ही अंदर से बाहर निकाल लो, तो ऑब्वियसली तापमान मेंटेन रहेगा। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रेफ्रिजरेशन। किसी भी बंद जगह के तापमान को वातावरण से कम तापमान पे बनाए रखना प्रशीतन कहलाता है। अब यहीं पर मैं आपको कूलिंग और रेफ्रिजरेशन में डिफरेंस बताऊंगा। कूलिंग तो आप सब लोगों को पता ही है। एक तो है कूलिंग। कूलिंग का मतलब है नेचुरल कूलिंग, जैसे देखिए, और इधर लिख देते हैं रेफ्रिजरेशन। जैसे लेट्स से ये चाय का एक कप है, इसमें आपकी चाय है, मान लेते हैं कि इसका तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। तो अगर इस चाय के कप को हम ऐसे छोड़ देंगे खुला, तो क्या होगा, कुछ समय बाद ये तापमान इसके बराबर पहुंच जाएगा, यानी कि T2 कितना हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना था, 60 डिग्री सेल्सियस। अगर हमने चाय के कप को ऐसे छोड़ दिया तो कुछ टाइम बाद T2 हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। बट अगर हम चाहते हैं कि ये तापमान 10 डिग्री सेल्सियस हो, तो क्या प्राकृतिक अवस्था में ये संभव है, नॉट पॉसिबल। बिना कुछ किए ये तापमान 10 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच सकता।
कम से मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, इससे कम नहीं जा पाएगा। तो कूलिंग में क्या होगा, सराउंडिंग से कम तापमान हम नहीं ले जा पाएंगे। अब कोई बोलेगा कि हम इसमें आइस क्यूब्स डाल देंगे, बर्फ डाल देंगे इसमें, तो तापमान कम चला जाएगा, ऑब्वियसली चला जाएगा, बट उस तापमान पे मेंटेन कैसे रखोगे आप? उस तापमान पे जो आप सराउंडिंग से कम लेंगे उस पे मेंटेन रखने के लिए आपको रेफ्रिजरेशन की रिक्वायरमेंट है। रेफ्रिजरेशन में क्या होगा, आप तापमान को सराउंडिंग से कम ले जाके उसे मेंटेन रख सकते हैं। तो कूलिंग में क्या होगा, सराउंडिंग से ज्यादा या उसके बराबर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और रेफ्रिजरेशन में क्या होगा, आप सराउंडिंग से कम तापमान पे ले जाकर उसे मेंटेन रख सकते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस है कूलिंग और रेफ्रिजरेशन में। तो नीड ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होगी, सराउंडिंग से कम टेम्परेचर पे ले जाना और उसे मेंटेन रखना। तो इसलिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, रेफ्रिजरेशन। अब हम लोग देखेंगे रेफ्रिजरेंट क्या होता है। तो देखिए, रेफ्रिजरेशन हमने कवर कर लिया, नीड कवर कर ली, अब हम आते हैं रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेंट को हिंदी में कहते हैं प्रशीतक। तो रेफ्रिजरेशन में मैंने आपको क्या बताया कि जो जगह आपको कम टेम्परेचर में मेंटेन रखनी, वहां से आपको हीट अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, तभी आप उस कम तापमान को मेंटेन रख पाओगे। सो रेफ्रिजरेंट एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि निम्न तापमान से ऊष्मा को अवशोषित करके उच्च तापमान पे निष्कासित करता है। सो प्रशीतक क्या है, ऐसा पदार्थ जो निम्न तापमान कम तापमान से ऊष्मा को अवशोषित करके उच्च तापमान पर निष्कासित करता है तथा उस जगह का तापमान सराउंडिंग से कम मेंटेन करता है। वो क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेंट, प्रशीतक। अब इसमें यहीं पर हम लगे कुछ टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट भी देख लेते हैं, बहुत ही ब्रीफ है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आऊंगा, हम फ्रीज से शुरू करते हैं। फ्रीज तो हम घर में यूज करते हैं, तो फ्रीज के अंदर जो रेफ्रिजरेंट यूज होता है उसका नाम होता है R134A। ये कहां पर यूज में होता है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, यानी कि फ्रीज के अंदर। R का मतलब है रेफ्रिजरेंट, और बाकी का जो कॉम्बिनेशन है ये हम जब रेफ्रिजरेंट का नॉमेनक्लेचर या डेजिग्नेशन पढ़ेंगे, उसकी नेमिंग कैसे करते हैं रेफ्रिजरेंट की, तब हम डिस्कस करेंगे कि ये नाम कैसे आया है। फिलहाल R134A कहां यूज होता है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में। उसके बाद एसी की बात करते हैं। एसी के अंदर यूज होते हैं रेफ्रिजरेंट R11 और R22। ये यूज होते हैं आपके एयर कंडीशनिंग एसी में। फिर अमोनिया होता है। अमोनिया क्या कहां यूज होता है, इंडस्ट्री के अंदर, जो केमिकल मतलब इंडस्ट्रीज होती है, आइस फैक्ट्रीज होती है, जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वहां पर अमोनिया यूज में आता है इंडस्ट्री। उसके अलावा CO2 भी काम में लेते हैं रेफ्रिजरेंट की तरह, वाटर भी काम में लेते हैं रेफ्रिजरेंट की तरह, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट। सो रेफ्रिजरेंट भी हमने देख लिया, अब आते हैं COP पे। COP is your coefficient of performance, coefficient of performance, इसको शॉर्ट में बोलते हैं COP, और हिंदी में इसे कहते हैं निष्पादन गुणांक। अब ये क्या होता है, निष्पादन गुणांक है COP, उपयोगी प्रभाव तथा दी गई ऊष्मा के अनुपात को या दी गई ऊर्जा के अनुपात को निष्पादन गुणांक कहते हैं। अगर इसको फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहो तो COP इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट, यानी कि उपयोगी प्रभाव। डोंट वरी, धीरे धीरे समझेंगे।
क्या है डिजायर्ड इफेक्ट, एनर्जी इनपुट क्या है वो सब हम धीरे धीरे समझेंगे। COP इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट। उपयोगी प्रभाव डिजायर्ड इफेक्ट तथा दी गई ऊर्जा एनर्जी इनपुट के रेशियो को COP कहते हैं। ये इसका सिंपल सी डेफिनेशन है। डिजायर्ड इफेक्ट तथा एनर्जी इनपुट के अनुपात को COP कहते हैं। अब डिजायर्ड इफेक्ट क्या है वो हम देखते हैं। तो इससे पहले मैं आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बेसिकली दो स्टेटमेंट आते हैं। एक तो आता है केल्विन प्लांक का नियम और एक आता है क्लॉसियस का नियम। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके अंदर केल्विन प्लांक का नियम आता है, वो यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। हम देखते हैं क्लॉसियस का नियम, क्लॉसियस लॉ, क्लॉसियस का नियम। क्लॉसियस का नियम क्या कहता है उसको समझने से पहले हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए, अगर पानी का प्राकृतिक प्रवाह देखें तो हमेशा ऊपर वाली जगह से नीचे वाली जगह पर पानी नेचुरल बहेगा। जैसे झरना, झरने में हाइट, अगर ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ आप गिराओगे तो पानी नेचुरली फ्लो होगा। बट अगर आपको पानी का फ्लो नीचे वाली जगह से ऊपर वाली जगह ले जाना है तो आपको कुछ ना कुछ वर्क देना पड़ेगा, पंप का यूज करना पड़ेगा, पानी को पंप करना पड़ेगा, तभी वो निम्न सतह से उच्च सतह की ओर प्रवाह करेगा। इसी तरह तापमान की बात करते हैं, उष्मा की बात करते हैं। उष्मा का फ्लो क्या होता है? उष्मा फ्लो कब होती है? जब टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। डिफरेंस कैसे? जब हाई टेम्परेचर होगा और एक टेम्परेचर लो होगा तो उष्मा का प्राकृतिक प्रवाह हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। उच्च तापमान से निम्न तापमान की उष्मा का प्राकृतिक प्रवाह होता है। बट अगर आपको निम्न तापमान से उष्मा का प्रवाह उच्च तापमान की ओर करना है तो वो उसके लिए आपको एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा। तो क्लॉसियस का नियम यही कहता है कि विदाउट एक्सटर्नल वर्क दिए उष्मा का प्रवाह निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर संभव नहीं है। सो इसका अपन यहाँ यूज करेंगे। तो देखिए, मैंने क्या बताया कि रेफ्रिजरेटर केस में क्या होता है, आपको निम्न तापमान से उष्मा अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी और फिर वो उष्मा कहाँ जाएगी? सराउंडिंग में, जो कि हाई टेम्परेचर पे है। आपने ये पढ़ा था क्लोज स्पेस में, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस था और यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस था। अगर इसको 0 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रखना है तो मुझे यहाँ से हीट अब्सॉर्ब करके सराउंडिंग की ओर निकालनी पड़ेगी, यानी कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर। दिस इज लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, दिस इज हाई टेम्परेचर। सो अगर 0 से 25 की तरफ उष्मा का प्रवाह करना है तो कोई ना कोई वर्क इनपुट देना पड़ेगा मेरे को। तो वर्क इनपुट तो आपका ये है एनर्जी इनपुट, यानी वर्क इनपुट सिंपली। और डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, इसके लिए हम थोड़ा और एक डिस्कस करते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होगी आई गेस। इससे पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा एफिशिएंसी के बारे में। जो आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, थर्मोडायनेमिक्स में आपने टॉपिक पढ़ा होगा हीट इंजन, उष्मा इंजन। इसमें आपने दक्षता के बारे में पढ़ा था। जो हीट इंजन होते हैं उसमें आप दक्षता यानी कि एफिशिएंसी, ईटा कैसे निकालता है? वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, किया गया कार्य अपॉन दी गई उष्मा। हीट इंजन कैसे बनता है? देखिए, ये आपका सोर्स रहता है जो कि हाई टेम्परेचर होता है। मान लेते इसका टेम्परेचर T1 है, ये हीट इंजन है। नीचे वाला ये लो टेम्परेचर T2, ये सिंक होता है। ये हाई टेम्परेचर है T1 और ये T2 लो टेम्परेचर, यानी कि T1 इज ग्रेटर देन T2। इंजन के केस में क्या होता है? आपको कुछ ना कुछ वर्क मिलता है। कैसे मिलता है? हीट सप्लाई करनी पड़ती है हाई टेम्परेचर से, Q सप्लाई, वर्क आउटपुट मिलता है और बची हुई हीट आपकी रिजेक्ट हो जाती है। इस केस में एफिशिएंसी का मान कितना होता है? वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, वर्क आउटपुट
अपॉन हीट सप्लाइड, क्यू सप्लाइड। तो जो आपका सीओपी है वो भी कुछ वैसा ही है। कैसे देखते हैं। इसके अंदर हम दो डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर, और दूसरा देखेंगे हीट पंप। रेफ्रिजरेटर का काम है लो टेम्परेचर मेंटेन करना, यानी कि जैसे गर्मियों में आपको कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो रेफ्रिजरेटर का काम हो गया। हीट पंप का काम आएगा, इसका एप्लीकेशन यूज होगा सर्दियों के टाइम में। सर्दियों में आपको क्या करना पड़ता है, सराउंडिंग से ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन रखना है, तो ये क्या करेगा, हाई टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। तो सेम डायग्राम अगर रेफ्रिजरेटर के लिए भी ड्रॉ करें, रेफ्रिजरेटर को मैं R से डिनोट कर रहा हूं, ये T1 हाई टेम्परेचर, T2 लो टेम्परेचर। अब देखिए रेफ्रिजरेटर के केस में आपको कम तापमान से उच्च तापमान पर ऊष्मा अवशोषित करनी पड़ती है, तो ऊष्मा अवशोषित कर ली। इस केस में हीट रिजेक्ट हो गई, यानी कि T2 की ओर प्रवाह हो रहा था। इसमें आपको निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर ले जानी है, यहां से अवशोषित की Q अब्सॉर्ब। अब अवशोषित करने के लिए कुछ ना कुछ आपको वर्क इनपुट देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लासेस का नियम कहता है वर्क इनपुट दिया, और फिर दोनों को जोड़ के हीट रिजेक्ट हो जाएगी, Q रिजेक्ट। तो ये हो गया आपका रेफ्रिजरेटर। अब डिजाइन इफेक्ट जो मैंने बताया वो आप समझते हैं। रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, कूलिंग, कम टेम्परेचर मेंटेन करना। कम टेम्परेचर कौन सा है, T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, सो T2 T1 से कम है, सो कम टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए क्या कर रहे हैं, हीट अब्सॉर्ब कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा डिजायर्ड इफेक्ट। तो सीओपी क्या हो जाएगा, COP is equal to desired effect, यानी कि Q absorb, और वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, ये वर्क इनपुट। तो COP R से डिनोट कर देता हूं, COP रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू Q absorbed अपॉन वर्क इनपुट। COP रेफ्रिजरेटर R इज इक्वल टू Q absorbed अपॉन वर्क इनपुट। ये तो हो गया रेफ्रिजरेटर की बात की हमने। अब अपन आते हैं हीट पंप के। हीट पंप के केस में क्या होगा, वही से T1 बना दो, हीट पंप HP, T2। हीट आपको कहां से अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, लो टेम्परेचर से, Q अब्सॉर्ब। वर्क आपको देना पड़ेगा इसके लिए, वर्क इनपुट, और हीट रिजेक्ट हो जाएगी, Q रिजेक्ट। अब देखिए यहां पर डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा, हीट पंप क्या करता है, हाई टेम्परेचर मेंटेन रखता है। ये कब काम आता है, सर्दियों में। सर्दियों में आपको टेम्परेचर हाई चाहिए सराउंडिंग से, तो T1 हाई टेम्परेचर है, तो T1 पे क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका डिजायर्ड इफेक्ट। तो COP HP क्या हो जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा, Q रिजेक्टेड, निष्कासित ऊष्मा अपॉन वर्क इनपुट। वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, W इनपुट। ये हो जाएगा COP हीट पंप के लिए। हीट इंजन के केस में क्या था, एफिशिएंसी वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। इसमें क्या है, Q अब्सॉर्ब अपॉन वर्क इनपुट। यहां वर्क आउटपुट ऊपर है, यहां वर्क इनपुट नीचे है, तो एनालोगस है एफिशिएंसी और COP, बट एग्जैक्टली सेम नहीं है, बोथ आर डिफरेंट बट दे आर सिमिलर। अब हम रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दोनों की COP में रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। सो एक बार वापस से देख लेते हैं। अगर हीट इंजन से आप लिंक करेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स का आपका रिवीजन भी हो जाएगा और चीजों को बेटर लिंक भी कर पाएंगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स और रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग दोनों लिंक सब्जेक्ट है। विदाउट बेसिक नॉलेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू रीड रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इज लिटिल डिफरेंट, सॉरी लिटिल डिफिकल्ट। देखिए हीट इंजन पढ़ा आपने, हीट इंजन में आपने पढ़ी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई।
फिर देखा आपने रेफ्रिजरेटर के केस में सीओपी रेफ्रिजरेटर क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हीट अब्सॉर्ब अपॉन वर्क इनपुट। और हीट पंप के केस में क्या देखा आपने, हीट पंप के केस में सीओपी हीट पंप हो जाएगा आपका क्यू रिजेक्टेड अपॉन वर्क इनपुट। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है सीओपी आर और सीओपी एचपी दोनों में रिलेशन, दोनों में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन सीओपी रेफ्रिजरेटर एंड सीओपी हीट पंप। तो हीट पंप से शुरू करते हैं, हीट पंप ले लेते हैं इधर, कोई T1 हीट पंप, लो टेम्परेचर T2, T1 आपका हाई टेम्परेचर, T2 लो टेम्परेचर। हीट पंप के केस में क्या होगा, आपको हीट लो टेम्परेचर से अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, क्यू अब्सॉर्ब, वर्क इनपुट देना पड़ेगा और यहाँ पर हीट रिजेक्ट हो जाएगी, क्यू रिजेक्टेड। तो इस केस में आपने सीओपी हीट पंप क्या लेगा, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट क्या है आपका, क्यू रिजेक्टेड, एनर्जी इनपुट क्या है, वर्क इनपुट। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ये वाला जो सिस्टम है ये पूरा एक साइकिल पे बेस्ड है। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो क्या कहता है, जितनी एनर्जी इन उतनी एनर्जी आउट, एनर्जी इनपुट इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट। सो यहां से वर्क इनपुट हो रहा है, यहां से हीट अब्सॉर्ब इनपुट हो रही है और आउटपुट में क्या निकल रहा है, क्यू रिजेक्टेड। सो एनर्जी कंजर्वेशन के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, Q rejected is equal to W input plus Q absorb। इसको ले दो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 से Q rejected का मान इक्वेशन 1 में रखने पर क्या मिलेगा, COP HP is equal to W input plus Q absorb upon W input। इन दोनों अलग अलग कर दीजिए टर्म को, तो W input अपॉन W input कितना बच जाएगा, 1 प्लस Q अब्सॉर्ब अपॉन W इनपुट। अब देखिए रेफ्रिजरेटर के केस में आपने सीओपी क्या देखा था, सीओपी रेफ्रिजरेटर क्या था, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट क्या था, Q अब्सॉर्ब अपॉन वर्क इनपुट। मतलब ये टर्म क्या है बेसिकली, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो लिख दो COP HP is equal to 1 plus COP of refrigerator R into COP। तो ये हो जाएगा आपका दोनों की COP में रिलेशन। ये सेम क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, 2015 का क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। 2015 में आ रखा है निष्पादन गुणांक क्या है, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है कार्नोट प्रशीतित्र निष्पादन गुणांक तथा कार्नोट ऊष्मा पंप निष्पादन गुणांक में संबंध लिखिए। व्हाट इज सीओपी, राइट रिलेशन बिटवीन सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड सीओपी ऑफ हीट पंप। तो सीओपी क्या है हम बता सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट। उपयोगी ऊष्मा उपयोगी प्रभाव तथा दी गई ऊष्मा के अनुपात को सीओपी कहते हैं। और दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा, सीओपी हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। सो आज के लिए इतने। हमने रेफ्रिजरेशन देखा, क्या होता है रेफ्रिजरेशन, किसी भी जगह का तापमान सराउंडिंग से कम मेंटेन रखना। इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि कूलिंग में हम सराउंडिंग से बिलो टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते। रेफ्रिजरेंट क्या है, जो कि कम तापमान से हीट को अब्सॉर्ब करके उच्च तापमान को निष्कासित करता है तथा जगह का कम तापमान बनाए रखता है। सीओपी देखा, सीओपी क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट। फिर हमने हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर तीनों के लिए एफिशिएंसी और सीओपी देखे और रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की सीओपी में रिलेशन भी एस्टैब्लिश किया, जो कि ये था कि हीट पंप का सीओपी रेफ्रिजरेटर के सीओपी से 1 ज्यादा होगा। बट ये एक बात और ध्यान रखना कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, यानी कि सेम टेम्परेचर T1 और T2 के मध्य
जब हीट पंप और रेफ्रिजरेटर ऑपरेट करेंगे, जब वर्क करेंगे, उस कंडीशन में हीट पंप का सीओपी रेफ्रिजरेटर के सीओपी से 1 ज्यादा होगा, या रेफ्रिजरेटर का सीओपी हीट पंप के सीओपी से 1 कम होगा। अगर रेफ्रिजरेटर का सीओपी सपोज एक हीट पंप है और एक रेफ्रिजरेटर है, T1 टेम्परेचर है सपोज 400 केल्विन, T2 है सपोज 150 केल्विन। इन दोनों के मध्य अगर एक बार आपने रेफ्रिजरेटर लगाया, एक बार आपने हीट पंप लगाया, और रेफ्रिजरेटर का सीओपी अगर 4 है तो हीट पंप का सीओपी कितना हो जाएगा? 5। सो थैंक यू सो मच।